अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। पार्लियामेंट में बजट डिबेट जारी है, मगर बजट को अमली शक्ल देने के लिए IMF की हिमायत दरकार है, जो अभी तक दस्तयाब नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार IMF के इस तर्ज़ अमल से खुश नहीं है और इसे जियो पॉलिटिक्स करार दे। सितंबर 2022 में पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट शुड नॉट हैव बीन मोर देन 200। अब जो बेड़ा गर्क किया और जो हालात खराब किए, इस IMF इज अ मेन कंट्रीब्यूटर। दिस इज जियो पॉलिटिक्स। आई कांट से मच ऑन कैमरा। पाकिस्तान का प्रोग्राम फरवरी में इसको शुड हैव बीन ओवर 9th रिव्यू। दिस इज टोटल अनफेयर ट्रीटमेंट टू पाकिस्तान। IMF प्रोग्राम को लेकर वजीर ख़ज़ाना फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं, मगर वजीर आज़म अब भी कॉशियस ऑप्टिमिज्म का इजहार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी कोई ताखीर हुई, फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बड़ी वसाइल से नवाजा है, कोई घबराने की बात नहीं। याद रहे कि वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि IMF के MD से उनकी 1 घंटा टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें IMF की हर शर्त पर अमल दरामद का यकीन दिलाया गया, मगर उसके बावजूद कोई मस्बत पेशरफ सामने नहीं आ सकी। सवाल यह है कि अगर IMF के रवैये के पीछे जियो पॉलिटिक्स है, तो उसको दूर करने के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? क्योंकि हाल ही में अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन ने कांग्रेस के 60 अरकान को ख़त का जवाब दे दिया है, जिसमें अमरीकी कांग्रेस अरकान ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने अपने जवाब में कांग्रेस अरकान को यकीन दिलाया कि अमरीका पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंक्लूजन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुसलसल राब्ते में है और अमरीका इंतहाई एहतियात के साथ आगे बढ़ रहा है, ये यकीनी बनाते हुए कि अमरीका ऐसे तनाज़े फरीक ना बने जो वाशिंगटन में मौजूद बहुत से लोगों के ख्याल में ख़त्म होने वाला नहीं। अब पाकिस्तान का इस पर बयान, इस पर जो मौक़िफ़ है, इस हवाले से फ़ॉरेन ऑफिस ने अभी तक कोई वजाहत नहीं दी है, लेकिन आज कौमी असम्बली में 9 मई के वाक़यात पर मज़म्मती करारदाद पास की गई है, जिसमें कहा गया है कि 9 मई को एक पार्टी और उसके कायद ने तमाम हदें पार की, कानून की धज्जियाँ बिखेरते हुए फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए। आइन और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में 1 दिन की ताख़ीर भी नहीं की जाएगी और फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने पर कार्रवाई का इख्तियार अफ़वाज पाकिस्तान को हासिल है। बड़े मानी खेज और करारदाद है ये। दूसरी तरफ माशी सूरत हाल है हमारे सामने। इलेक्शन की टाइम लाइन भी वाज़ेह नहीं हो रही। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा बयान सामने आता है जिससे इलेक्शन के वक्त पर इनेकाद से लगता है कि शायद ये ना हो सके, ये ख़तरा सा महसूस होता है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने अक्टूबर में इलेक्शन के इम्कानात पर सवालात उठा दिए हैं। अक्टूबर में इलेक्शन मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। मुल्क को पहले माशी तौर पे खड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। वो आईनी तौर पे गुंजाइश है माशी इमरजेंसी लगा दे, 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते। अगर ये हो तो मैं इसे सपोर्ट करूँ। राजा रियाज का ये बयान इसलिए भी अहम है कि निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर में अपोजिशन लीडर का किरदार है। इसके साथ साथ आइंदा सियासत नून लीग के प्लेटफॉर्म से करने का वो इरादा भी जाहिर कर चुके हैं, इसलिए उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राजा रियाज का जो बयान है उसको ये आइसोलेशन में नहीं आया। अहम हुकूमती इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान ने भी आज कह दिया है कि इंतखाबात को आईनी मुद्दत से आगे ले जाने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। इससे पहले वो इंदिया दे चुके हैं कि इलेक्शन का इनेकाद मुआशी सूरत हाल से जुड़ा है, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने इत्तेहादियों की इस राय को उनकी ज़ाती मगर आईनी ऑप्शन करार दिया है। मगर इसमें वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ इंतहाई दिलचस्प है। Life of the present National Assembly of Pakistan expires on 13th of August this year, and elections must be held because democracy must be strengthened. But it is for the Election Commission of Pakistan to announce the dates, and we will follow it. वज़ीर आज़म ने बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाल दी है। अब इलेक्शन कमीशन क्या समझता है, ये $1 मिलियन सवाल है। ये भी याद रहे कि कुछ माह पहले इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP के लिए मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल को ख़राब करार दिया था। इसके अलावा इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह भी लंदन रवाना हो गए हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में जो एक ख़तरनाक साइक्लोन सिंध की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और ये तमाम अहम मौज़ूआत पर हमने बात करने के लिए दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तला मरियम औरंगज़ेब साहिबा। मरियम साहिबा, मुझे सबसे पहले ये ज़रा जो करारदाद वाला मामला है, ज़रा मुझे इसके ऊपर बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि अब जो करारदाद पास की गई है पार्लियामान से, इसमें यह तस्वुर किया जाए कि अब कोई चांस नहीं है कि ये जो 9 मई को वाक़यात हुए हैं
उस पर कोई भी किसी भी सूरत सिविलियन जो है उनका इन्हीं रेगुलर अदालतों के अंदर ट्रायल हो। अब ये मिलिट्री ट्रायल, फौजी ट्रायल ही आपको दिखाई देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आदिल बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया मुझे अपने शो के ऊपर। बात यह है कि जो करारदाद आज पार्लियामान से पास हुई है वो उसका मकसद जो है वो ट्रायल के ऊपर फोकस नहीं था, बल्कि उसका मकसद ये है कि वो डेटरेंस के और उसको कंडेम किया है पार्लियामेंट ने कि जिस किस्म का 9 मई को सानिया और स्याह दिन इस मुल्क की तारीख का बना, जिसके अंदर एम्बुलेंसेस जलाई गई, हॉस्पिटल्स जलाए गए, मस्जिदें जलाई गई, जिना हाउस जलाया गया, रेडियो पाकिस्तान जलाया गया, जो हमारी हसास तनसीबात हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर हमला किया गया, जो शोधा की यादगारें हैं, उनके मुजस्मे हैं, उनको तोड़कर, उनको जलाकर, MM आलम का जहाज़ है उसमें कैप्टन शेर खान की जो मुजस्मा है शहीद का वो है। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ और किसी सियासी जमात ने अपने सियासी मकासद के लिए या सियासी एहतजाज के लिए इस किस्म का अमल नहीं किया जिसको कंडेम किया है आज पार्लियामेंट ने। अब उसके नतीजे में कुछ कानून जो है वो हर मुल्क में इस तरह अगर कोई वाकया हो, जैसे आपको याद होगा कैपिटल हिल के ऊपर हमला है, आपको 7 जुलाई का वाकया याद होगा, बरतानिया में रात को अदालतें खुली उन तमाम लोगों को सजाएं सुनाने के लिए उसी रात को, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी ट्रायल, जो एविडेंस मौजूद था, ताकि रियासतें जो होती हैं वो रेड लाइंस ड्रॉ करती हैं कि क्या सियासत है और क्या जुर्म है और क्या मुल्क का कानून कहता है और क्या जराइम की उसमें आता है डोमेन में। तो ये वो तमाम चीज़ें थी। और फिर जो स्पेशली जो आप देखिए ना, सियासी एहतजाज कौन सा होता है आदिल, जो एम्बुलेंस को रोक कर मरीजों को सड़क पर फेंक कर एम्बुलेंस जला दे। वो कौन सा सियासी है जो मस्जिद जला दे, जो जिना हाउस जला दे। मतलब ये वो सिंबल्स हैं जिनको इंटेंशनली टारगेट किया गया, ऑर्केस्ट्रेट किया गया। ज़मान पाक में एक पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत इसको प्लान किया गया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया और उसके बाद उसका नतीजा है जिसको पार्लियामेंट ने जिस वाक़े को कंडेम किया। और ये एक बड़ी, ये खाली पार्लियामेंट की करारदाद नहीं कहती बल्कि मुल्क का कानून कहता है कि जो लोग जो सिविलियन इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर जो कानून है वो लागू होता है। इसी तरह जो मिलिट्री सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं और जिस तरह यादगारों को और उन सिंबल्स को, उन एम्बलम्स को निशाना बनाया गया, उनके लिए सिर्फ जो है वो मिलिट्री जो स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं जो मौजूद है, ना कोई नई कोर्ट बनाई गई है, ना कोई नया कानून साजी की गई है। इसको देखते हुए जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं उनके अंदर ये ट्रायल्स चलेंगे जिसको पार्लियामेंट ने इंडोर्स किया है। मरियम साहब, जब आप ये कहती हैं, ज़ाहिर है कि मिलिट्री कोर्ट्स में पहले भी ट्रायल होते रहे, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है और ये एक प्रोसेस के तहत पहले भी चलता है। और अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया है किसी ने तो ज़ाहिर है कि उसको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, पास में भी अगर किसी ने मिलिट्री पे कोई अटैक किया उन पे केसेस चले। लेकिन मैं ज़रा ये समझना चाहता हूँ, जब आप ये कहती हैं कि ये बाय डिज़ाइन था, प्री प्लान था और इसमें ज़मान पार्क से इंस्ट्रक्शंस मिली थी, तो क्या हम ये तसव्वुर करें कि इमरान खान साहब का भी ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? देखिए, अगर ये मरियम औरंगजेब ने भी किया है, अगर ये किसी पाकिस्तान के शहरी ने, वो इमरान खान साहब हो या वो मैं हूँ, जिसने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है, इसका मास्टरमाइंड किया, इसको लीड किया, वो तमाम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनका ट्रायल होगा। इसमें ये कैसे हो सकता है कि ये अजीब बात है आदिल कि 190 की करप्शन आ जाए तो उनका ट्रायल नहीं हो सकता, तोशा खाना आ जाए तो उनको अस्तस्ना है, टेरियन का केस आ जाए तो उनको अस्तस्ना है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमले का केस आ जाए तो उनको अस्तस्ना है, ज़मान पार्क में से वारंट लेकर चले जाएं तो उनको। ये कैसे हो सकता है कि उनके लिए कानून मुख्तलिफ है और पाकिस्तान के दूसरे शहरियों के लिए कानून मुख्तलिफ है? तो चेयरमैन PTI जो है वो उनका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ही बढ़ रहा है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ये नहीं, मैंने इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं दी। अगर उन्होंने मास्टरमाइंड किया है और एविडेंस मौजूद है, जो इंटीरियर मिनिस्टर बार बार ये बात करते हैं कि एविडेंस मौजूद है कि ये इस सब के पीछे इमरान खान साहब का मास्टरमाइंड, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। और वो खुद भी कह चुके हैं, ये हम नहीं कह रहे, वो खुद कह चुके हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो कौम फट पड़ेगी। और फिर ये उनके कायदीन कह रहे हैं कि वो जो बिल्डिंग्स दिखाई थी ना, उन पर पहुंचे, उन पर हमला करें, जो बताई थी और जो दिखाई थी। तो ये सारी चीजें इस वक्त वो खुद कन्फेस भी कर चुके हैं। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो मेरे कारकुनान ने किया है। मतलब वो जो बेचारे अभी जेलों में हैं ना, उनको कसूरवार ठहरा दिया।
भाई तुमने ये किया, आपने ये सब कुछ किया जो तुम आप खुद एतराफ कर चुके हैं। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो ये जो राणा साहब कहते हैं कि वो 2 से 3 हफ्तों में गिरफ्तार हो जाएंगे, और ऐसे एविडेंसेस भी हैं कि उन्होंने बराह रास्त इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ऑडियो वीडियो पैगामात हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके गिर्द घेरा मुकम्मल हो चुका है और इस महीने तक वो गिरफ्तार हो जाएंगे। घेरा नहीं मुकम्मल हुआ, ये किसी प्लानिंग के तहत नहीं हो रहा। ये अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम होता जो उन्होंने हमसे लिया कि शहबाज शरीफ साफ पानी में जा रहा है तो आशियाना में गिरफ्तार हो रहा है, 2 दफा ऑपोजिशन लीडर को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को 2 दफा कर रहे हैं। हमारी कौन सी क्यादत में नाम लेने लगूं तो फिर वही रेपिटेशन हो जाएगी। राना सनाउल्लाह सजाए मौत की चक्की में है, हीरोइन का केस है, सजाए मौत की सजा है। साद रफीक, सलमान रफीक, शाहिद खकान, विफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आस, एक फहरिस्त है। वो होता था सियासी इंतकाम झूठे करप्शन के केसेस पे। यहाँ एक अमल हुआ है, यहाँ कानून तोड़ा गया है, यहाँ एक जुर्म हुआ है। तो ये कानून का और सियासी घेरा तंग नहीं हो रहा, ये कानून के कटहरे में हर वो शख्स आएगा जिसने 9 मई के वाक़े को मास्टरमाइंड किए, प्लान किए, एग्जीक्यूट किया और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया, और वो हुआ जो कौम ने 9 मई को देखा। अच्छा, मैंने वैसे सियासी घेरा नहीं कहा, मैंने कहा घेरा तंग हो रहा है, वो कानून का भी घेरा तंग होता है, लेकिन कानून का घेरा आदिल, कानून का घेरा, कानून मौजूद है, कोई जंगल का कानून नहीं है। इस मुल्क में कानून भी है। इस मुल्क में मतलब आप ये देखें कि गिरफ्तार आपको करने आए, वो कारकुनान पे आप पूरा एक प्लानिंग के तहत उनको झोंक दें उसके अंदर, और फिर आप ये खवातीन जेल चली जाएं जिनकी हम इज्जत की हिफाजत करते हुए हर चीज़ मॉनिटर। शहबाज शरीफ साहब ने ये कैटेगोरिक कहा कि इसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग होगी कि जो खवातीन अरेस्ट हुई हैं उनको कहाँ रखा जा रहा है, क्या जेल का मैनुअल है, क्या उनके राइट्स हैं, वो इंश्योर किए जाए। ये शख्स बैठ कर क्या कह रहा है कि वो खवातीन का रेप हो गया जेल। इसको इतनी अकल नहीं है कि उनके इस एक बात से जो वो खवातीन हैं उनके घरों पे, उनके रिश्तेदारों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। यू नो, ही अपर चेंबर इज एम्प्टी बिकॉज अपना सियासत मकसद है, अपने सियासी अजाइम मकासद हैं, उसके लिए जो कुछ दाव पे लगता है लगाओ। मरियम साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो अमेरिका का इस वक्त रिस्पांस है, जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है, इस पर कुछ हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? यानी जो कोई अमेरिका हो या कोई कंट्री हो, ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस पूरे वाक़े को देखा है। किसी कंट्री ने ये बायलैटरल गवर्नमेंट, बिकॉज उन्होंने बार बार एक ही बात कही है कि दिस इज पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड वी आर मॉनिटरिंग इट। वो इस चीज को देख रहे हैं। जितना प्रोपेगेंडा कर लें, ये जितने लॉबिस्ट को इंस्टॉल कर लें, ये जितना वहाँ झूठ गढ़ के प्रोपेगेंडा करके मुल्क की जगसाई कर लें, जो साइफर से कहानी शुरू हुई वो आज तक इख्तिताम पजीर नहीं हो रही। कहीं कह रहे हैं मिलिट्री एड बंद कर दें, कहीं कह रहे हैं GSP प्लस कैंसिल कर दें, पता नहीं क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की। लेकिन उसके बरक्स ये तमाम मुल्क में ममालिक में जराइम के अंदर, सियासत के अंदर फर्क। मैं उस दिन एक एम्बेसडर को मिली, आई विल नॉट नेम इट, ही सेड कि जब हमारे मुल्क में कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसके लिए एक रेड लाइन डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें ये लिखा होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। ये तमाम एवॉल्व डेमोक्रेसीज हैं, ये पूरे अपने उस साइकिल से गुजरी हुई डेमोक्रेसीज हैं। वो किसी के प्रोपेगेंडा पे, किसी के उस पे, किसी कंट्री की अपनी उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करते। बार बार उकसाने के ऊपर भी एक ही लाइन आती है तमाम ममालिक से कि वी विल नॉट इंटरफेयर इनटू इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान। इनको शर्म ही नहीं आती, ये कोई चीज छोड़ते ही नहीं है। एक हद पार करते हैं तो वो वहां एक्सपोज जाते हैं तो फिर सेकंड शुरू कर देते हैं चीज। मतलब कोई पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ ये कहेगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एड बंद कर दो या पाकिस्तान का GSP प्लस बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? कि इमरान खान को जेल को अकाउंटेबिलिटी के लिए बुलाया, अपने जवाब देने के लिए। ओके, मुझे कुछ और सवालात भी करने इलेक्शन से मुतालिक भी, लेकिन एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो बजट में हुई है और ये इसमें आपने बड़ा किरदार अदा किया है, जो आपने 1 अरब रुपए रखवाए जर्नलिस्ट के लिए, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए, और जो ज़ाहिर है बड़ा सफ़र करते थे, बड़े इश्यूज़ थे, बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी। ये मुझे बताएं कि ये क्योंकि अब ज़ाहिर आगे इलेक्शन आने, ये बजट क्या साल के लिए ये भी बात हो रही, किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, कंटिन्यूटी इसकी रहेगी, किस तरह से इसको इंश्योर किया जाएगा कि ये वाकई इसकी यूटिलिटी हो प्रॉपर तरीके से। और ये बड़ी आउटस्टैंडिंग डिमांड थी, ज़रा इसके ऊपर ज़रा बताइएगा कि क्या आपकी हिकमत अमली है।
पहले तो आदिल अल्लाह ताला का करम है कि कोई नेक काम जो है वो हुआ है, ये अल्लाह ताला का फजल है। ये बात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे तो हमारे चेंबर में दरखास्तें आती थी, मुतालबे आते थे कि फलाना हॉस्पिटल में घर में दवाई के पैसे नहीं है, घर में हॉस्पिटल ले जाने के पैसे नहीं है, मदद की आती थी। तो उस वक्त से प्राइम मिनिस्टर का एक रिजॉल्व था कि जब भी हमारी गवर्नमेंट आई है, अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो ये जो एक मसाइल हैं वर्किंग जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स के, इनके ऊपर हम ज़रूर कोई पॉलिसी बनाएंगे। तो ये उसी की कंटिन्यूटी, उसी थॉट प्रोसेस की है। तो इस बजट के अंदर हमने वो बजट लाइन इंट्रोड्यूस की है जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, मीडिया वर्कर्स के लिए ये एक बजट लाइन है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है। ये सिर्फ उनकी हेल्थ की, मैं देख रही थी कि मतलब मुझे तो आई डू नो इट इज़ एम्बैरेसिंग टू रिपीट ऑल्सो कि जी ये लिफाफे पकड़वा दिए हैं जर्नलिस्ट को, ये कर दिए, एक नया तरीका शुरू कर दिया। ये हेल्थ इंश्योरेंस है एक सर्टन इनकम के नीचे, थ्रेशोल्ड के नीचे, जो जर्नल, जैसे हमारा सेहत कार्ड है जिसको नवाज शरीफ साहब ने 2013 में शुरू किया था, ये उस तरह के एम्बिट के अंदर ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के जरिए बनेगी। और ये किसी की डिमांड नहीं थी आदिल, ये भी मैं आपको बता दूं, अभी मैं नेशनल प्रेस क्लब से आ रही थी, उनकी डिमांड्स अपने मालिकान के साथ, मीडिया आउटफिट्स के साथ ज़रूर होती थी कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस, उनकी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, एक पॉलिसी बनाए प्राइवेट मीडिया सेक्टर। तो उस पर गवर्नमेंट ने वो गैप को ब्रिज किया है कि हम इंशाल्लाह इस इंश्योरेंस लाइन के जरिए उनको हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, मीडिया वर्कर्स को देंगे। और हमने इसको लिंक कर दिया। ये जो पेमरा का अमेंडमेंट बना है उसके अंदर हमने जो जितना गवर्नमेंट का बिजनेस है उसको तनख्वाहों के साथ लिंक कर दिया है कि अगर आपको गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है ऑफ योर बिजनेस, देन यू हैव टू पे योर एम्प्लॉइज, जो कि उनका राइट बनता है। इसी तरह ITNE के जरिए 10 करोड़ की अभी तक हमने एम्प्लॉइज की तनख्वाहों की पेमेंट्स कराई हैं। तो ये एक पूरा रिफॉर्म है उस स्ट्रक्चर में पे जो मिनिमम वेज रेट है 35,000 रुपये, वो हर मीडिया वर्कर की मिनिमम वेज पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो नया बजट आया उसमें प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने मुशावरत के साथ 35,000 रुपीज़ की है। तो वो सबको वो मिले, ये इंश्योर करना भी हमारी जिम्मेदारी है एज डिफरेंट रेगुलेटर्स हु आर देयर इन द मीडिया इंडस्ट्री। तो उसको भी इंश्योर करने की इसमें पूरा मैकेनिज्म है। जी, ये नहीं बड़ा खुश आइंदा इस हवाले से। और जो मैं आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई मीडिया हाउसेस में जो है वो उनके एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें कई महीने नहीं मिलती हैं, तो वो अपना हेल्थ का या एजुकेशन का, इन चीज़ों का वो बेचारे किस तरह अपनी फैमिलीज़ का अफोर्ड करेंगे। तो ये एक बड़ा खुशाइन काम है कि जिनको ये मसाइल रहते थे। और प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं या वहाँ पर जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो किस प्रॉब्लम से गुजरते थे, ये हकीकतन काबिल सताइश बात है। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इलेक्शन का क्या हो रहा है? वज़ीर आज़म ने तो ये मामला इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया, आपके इत्तेहादी जो हैं उनके मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी का कुछ है, मौलाना साहब का कुछ है, आपकी अपनी पार्टी का क्या डिसाइड हुआ है, क्या करना है? देखिए, इलेक्शन मुल्क में एक आईनी मुद्दत के बाद न किसी पार्टी का डिसीजन होता है, न किसी हुकूमत का डिसीजन होता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो का इलेक्शन का कानून है, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। जब वो डेट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को ख़त्म करने के बाद आती है, उसके मुताबिक वो डेट देते हैं और इलेक्शन होता है। ये किसी की मंशा पे, ये किसी की विश लिस्ट नहीं होती। और जो प्राइम मिनिस्टर की आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली वही बात की है जो मुल्क का कानून बात करता है, जो इलेक्शन लॉ बात करता है, जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट बात करता है। बाकी ये है कि इसके अलावा जो गुफ्तगू है वो ओपिनियंस तो हो सकते हैं, वो राय तो हो सकती है, लेकिन जो इलेक्शन का होना है अपनी मुद्दत के बाद उसका फैसला इलेक्शन कमीशन करता है, तारीख इलेक्शन कमीशन देती है और मुल्क के अंदर इलेक्शंस का अपनी आईनी मुद्दत करने होने के बाद होते हैं। ये जमहूरियत का लेकिन मरियम साहब, ये जो राजा रियाज साहब बात कर रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, वो जो बात कर रहे हैं कि भी हालात मुआशी तौर पर ठीक नहीं है, ये देखना होगा। फिर मौलाना साहब कह रहे हैं कि पार्लियामान फैसला करेगी इस असम्बली की मुद्दत का, फिर इसका क्या मतलब? आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में किया आदिल, मुझे देखना पड़ेगा। मैंने राजा रियाज साहब का इंटरव्यू आपके इंट्रो में देखा है जो उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो आई रियली हैव टू लुक कि उन्होंने आई रियली हैव टू वॉच के किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी नहीं है जी। और मौलाना साहब ने जो पार्लियामेंट की स्टेटमेंट दी है, हो सकता है ये जो अभी इलेक्शन की डिबेट स्टार्ट हुई थी, क्योंकि एक शख्स ने अपनी अना, अपने तकब्बुर, अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी की खातिर पार्लियामेंट्स तोड़ दी, मैंडेट की बेइज्जती की, KPK के भी और पंजाब के भी मैंडेट की, उन रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो किसी की मंशा पे इलेक्शन नहीं हो सकता, अपने सियासी मकासद को हासिल करने के इलेक्शन नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले कहा, इलेक्शन सिर्फ
इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है तारीख देना भी और इलेक्शन कराना भी, जो आईनी मुद्दत होने के बाद इलेक्शन कमीशन ही तारीख देता है और वही देगा। ओके, तो आपकी पार्टी का भी फिर यही मौक़िफ़ है, जो कल इजलास हुआ है फिर उसमें यही फैसला हुआ है कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा? वी आर द ओनली पार्टी, अगर आप देखो आदिल, तो अभी हम वाहिद जमात है पाकिस्तान पूरे में जो कि इस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर चुकी है। आपने देखा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल भरपूर शुजाबाद में जलसा भी किया, उससे पहले बहाड़ी में किया, उससे पहले खुडिया में किया। तो ये सारी जो अगर वाहिद जमात को इलेक्शन के लिए इस वक्त फील्ड में है वो मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त इलेक्शन की कैंपेन में। तो आप लोगों की तरफ से अक्सर ये कहा जाता था कि जब वक्त आएगा करीब इलेक्शन का तो मियां साहब आ जाएंगे, तो क्या अब हम ये तस्वुर करें कि फिर मियां साहब भी आ रहे हैं? देखिए, इस मुल्क में अगर थोड़ी बहुत भी कोई जुडिशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आंसर भी हो, तो जिस तरीके से मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को अपनी कुर्सी से और अपने इक़्तिदार से और अपने ऑफिस से हटाया गया पैनामा का सहारा लेकर, और जिस किस्म की गवाहियां उन लोगों ने दी जिन्होंने ये सारी फैसिलिटेशन और सहूलतकारी की, तो अगर थोड़ा बहुत भी कोई ये ज़मीर जाग रहे हैं या कानून जिंदा है या जुडिशल इंट्रोस्पेक्शन है या किसी, तो मियां साहब को अभी तक खुद ये एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए दे देना चाहिए था और उनको खुद माफ़ी मांगकर वापस मुल्क में लाना चाहिए था कि हम आपसे माजरत करते हैं कि आपको इस घिनौने सियासी इंतकाम के अंदर डाला गया, मुल्क को आजमाइश में डाला गया, पाकिस्तान की अवाम को आजमाइश में डाला गया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को आजमाइश में डाला गया, तरक्की को डाला गया, खुशहाली को डाला गया, जो महंगाई की सूरत हाल है। तो ये तो सोचने की बात है कि हम सबको बहैसियत कौम ये बात सोचनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मतलब आप देखें कि आप इतने पर्सनलाइज हो जाएं कि कोई कानून मौजूद भी ना हो तो उन कानूनों का ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेते हुए उनको ऑफिस से निकालो, प्रेसिडेंट की कुर्सी से निकालो पार्टी की, उनको डिस्क्वालीफाई करो, ताहयात कन्विक्शन करो उम्र कैद की, फिर रिवर्स करो, मतलब एक आपको पूरा पैटर्न नजर आता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए वो अभी भी ही इज आवर लीडर, ही इज आवर लीडर। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, क्योंकि इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत, उनकी सियासी बसीरत के पास है। और इंशाल्लाह जल्द इलेक्शन से पहले वो पाकिस्तान वापस आएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में इलेक्शन। अगर नवंबर में इलेक्शन है तो मियां साहब अक्टूबर में पाकिस्तान में होंगे? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले मियां साहब पाकिस्तान होंगे। ओके, और ये अपील नहीं की मियां साहब ने, क्या जो है वेट किस चीज़ का किया गया? अब जो नए कानून के तहत अपील उन्होंने भी नहीं की, जहांगीर तरीन साहब ने भी की नहीं की, दोनों की साथ होगी अपील? ये उनका फैसला है जी, मियां साहब का अपना फैसला है, उनकी कानूनी टीम का फैसला है। जैसे ही कोई फैसला होगा, जैसे ही कोई बात होगी, पाकिस्तान के सामने होगी, बंद कमरों में कोई बात नहीं होगी जैसे पिछली हुकूमतों में होती है। जहांगीर तरीन साहब लंदन गए, मियां साहब से मुलाकात मुतवक्के है? मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ओके, वैसे आपके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन भी मेरा ख्याल है होनी चाहिए थी। आपके पास तो बाकायदा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है पूरी। मेरे पास कोई नहीं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का ये काम नहीं है कि कौन कहाँ किस वक्त जा रहा है और किन से मुलाकात कर रहा है। जैसे ही मेरे पास इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो वो आई विल अनाउंस, एज आई सेड कि बंद कमरों में फैसले नहीं होते। हम सबके सामने पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट जिनके पास हो वो अवामी फैसले लोगों के सामने करते हैं। आप लोगों का कुछ खास रिएक्शन नहीं आया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर? क्या ये तस्वुर किया जाए कि कोई अलाइंस हो सकता है, या फिर इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट की बातें भी सुनने को मिल रही हैं, मज़बत भी करार दिया जा रहा है, आपकी पार्टी के तरफ से बयानात आ रहे हैं, तो क्या कोई सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है उनके साथ? देखिए, ये तो कोई भी जमात बना सकता है, ये आपको भी हक हासिल है, मुझे भी हक हासिल है, इस तरह जहांगीर तरीन साहब को भी हक हासिल है। और उसके ऊपर मतलब कोई नेगेटिव रिस्पांस तो मेरा नहीं ख्याल कि बनता भी है। आप जमात बन रही है, आज उन्होंने अपने ऑफिस होल्डर्स का भी अनाउंसमेंट कर दी है। और बाकी रही बात कि उनका अलायंस और सीट एडजस्टमेंट और हमारी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, ये सारी बातें पार्टी लीडरशिप का मैंडेट है, मेरा मैंडेट नहीं है। और जैसे ही कोई ऐसी मुशावरत होगी कि किधर अलायंस होना है, किधर पार्टी जानी है क्या, तो वो उसकी मुशावरत और उसकी अनाउंसमेंट जो है वो पार्टी लीडरशिप करेगी और जमातों की लीडर्स करेंगे। अच्छा, चलें मैं ये मैंडेट वाला सवाल पूछ लेता हूँ। मैंडेट से निकल के मुझे ये बताएं, ये पीसीबी चेयरमैन का क्या बनना है? वो ज़का अशरफ साहब होंगे या नजम सेठी साहब होंगे? अब ये ना कहिएगा कि ये भी मेरा मैंडेट नहीं।
नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर का, बिल्कुल आपने सही कहा, प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट है। और अभी पीसीपी चेयरमैन जो हैं वो नजम सेठी साहब हैं, जिन्होंने भरपूर तरीके से हमारी पिछली गवर्नमेंट में भी पीसीपी को जो उसकी असल मैंडेट है, जो उसका असल टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि मुल्क के अंदर डोमेस्टिक स्पोर्ट्स, डोमेस्टिक क्रिकेट और उसको और तमाम नौजवानों को इसके साथ लिंक किया जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट को दोबारा बहाल किया जाए। उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने भी है, आप लोगों के सामने भी है। तो अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि हम जब गवर्नमेंट में आए तो जब हमने उनको अपॉइंट किया तो उनकी परफॉर्मेंस दोबारा से आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल में, डोमेस्टिक क्रिकेट के रिवाइवल में आपको नजर आ रही है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के रिवाइवल में आपको नजर आ रही है। तो अभी वो हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपॉइंट किया हुआ है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़का अशरफ साहब के नाम पर जो इसरार किया जा रहा है तो उन्हें समझा दिया गया कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, यही कंटिन्यू करें। ऑफिशियल स्टेटमेंट ना पीपल्स पार्टी की देखी है और ना किसी गवर्नमेंट के फोरम पे ऑफिशियली ये बात डिस्कस हुई है। अपॉइंटमेंट नजम सेठी साहब की प्राइम मिनिस्टर ने की है, जो अपना काम अपने ऑफिस में कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सेठी साहब ही रहेंगे फिर। अब मुझे बताइएगा, ये बजट के मामले पे अगर IMF की किस्त वाला मसला नहीं हल होता तो एक तो ये ज़ाहिर है बजट भी थोड़ा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन प्लान बी क्या है? जिस तरह वज़ीर आज़म भी कहते हैं, बहुत होपफुल हैं कि ये बड़े वसाइल से माला माल मुल्क है, क्या प्लान बी क्या है आप लोगों के पास? देखिए, पहले तो प्लान ए है, और प्लान ए है कि IMF का प्रोग्राम, जिसके जो प्रोग्राम सस्पेंडेड था, जो प्रोग्राम वायलेटेड था, जो प्रोग्राम खुद साइन करके पिछली हुकूमत ने उसकी वायलेशन की अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए, जब हमारी गवर्नमेंट आई और उसकी रीनिगोसिएशन और उसका रिवाइवल रिस्यूम हुआ वो प्रोजेक्ट, तो उसके ऊपर KPK के वजीरों से और पंजाब के वजीरों से खतूत लिखवाए गए IMF को कि इसको मत दें, इसको ना रिवाइव करें, इसको ना शुरू करें। तो ये सियासी मकसद के लिए मुल्क की मईशत को दाव पे लगाना था। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने, कोalition गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने उसकी रीनिगोसिएशन की, पूरा उसकी एक किस्तवार जो उनकी सर्विस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, उनकी जितनी शराइत हैं, अपने बजट को भी देखा। आपको याद होगा कि पिछला बजट आदिल जब दिया गया इसी हुकूमत ने, तो उस वक्त भी IMF प्रोग्राम की जो निगोसिएशंस थी वो अंडरवे थी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स के जो पूरा एक प्रोसेस था वो चल रहा था। लेकिन फिर भी ऐसा बजट दिया जो कि आवाम की रिलीफ में ट्रांसलेट हुआ इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड जो डायरेक्शन है इकोनॉमी की। लेकिन महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, 38% मे का फिगर और 28, जी महंगाई तो बहुत बढ़ गई। आई एग्री विद यू, बट इकोनॉमी इज नॉट अ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ बटन। 2018 में मुल्क की कम तरीन सतह की महंगाई थी, 2.4% थी ये जो आपके खाने पीने की अशिया होती हैं, और 3.2 थी आपकी जो वैसे इन्फ्लेशन रेट था। तो वही मुल्क जो 3.423 पे और 2.3 पे था, वो जब हमारी हुकूमत आई तो 18-19% की महंगाई थी। और ये उसी की लेगेसी है जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट थी, जो माशी तबाही, कोई विजन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, प्लग इन करो हर तरह से अपने मफाद की चीज़ें। इंशाल्लाह आपने देखा है कि ये एक दफ़ा पूरा स्ट्रक्चर इस बजट में दे दिया गया है, जो एक सिम्ट की डायरेक्शन की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जो आवाम को लेकर जाएगा, मुल्क को लेकर जाएगा, जिसकी बुनियाद 2013 में रखी थी, 2018 में करके दिखाया था। वेरी एंड मरियम साहिबा, लास्ट क्वेश्चन, अगर आप ब्रीफ जवाब दे सकें, अदलिया के साथ क्या ये तस्वुर किया जाए हुकूमत की कन्फ्रंटेशन अब कम हो गई? देखिए, कोई हुकूमत की कॉन्फ्रंटेशन ना थी ना है। रियासत के 3 सतून हैं, 3 पिलर्स हैं, जिसमें अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव है। हर किसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लाइंस ड्रॉन है, जो उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा वो कन्फ्रंटेशन नहीं होती, बल्कि वो आईनी हदूद जो आइन ड्रॉ करता है उसके मुताबिक पॉलिसीज होती हैं, और वही किया गया। कोई कॉन्फ्रंटेशन जो है वो किसी किस्म की गवर्नमेंट की और अदलिया की मौजूद नहीं है। लेकिन कोई अदारे के अंदर कोई, चले लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन, लाइंस ड्रॉ हो गई हैं, सबने लाइन ड्रॉ कर ली हैं जी? लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन, सबने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं? आपके ख्याल में लाइन ड्रॉ उधर से भी हो गई? लाइंस जो है वो बंदों ने ड्रॉ नहीं करनी। अनफॉर्चुनेटली अगर ये होता तो फिर तो मुल्क में जो अनार्की और जिस किस्म का केओस प्लान किया जा रहा था वो हो जाता। ये लाइंस आइन ड्रॉ करता है, और ये पाकिस्तान के आइन के अंदर लाइंस जो आइनी हदूद हैं वो ड्रॉन हैं, वो उनका तयन कर दिया गया है। अदारों को और अदारों के अंदर तमाम अफराद को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसको उसी अदारे को वो चीज़ मुस्तहकम भी करती है और तक़वियत भी देती है। थैंक यू सो मच मरियम औरंगजेब साहिबा, वफाकी वज़ीर नशरियात, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा बात होगी
सिंध की सूरत हाल, कराची की साहिली पट्टी पर क्या हो रहा है और कुछ और अहम मामलात पर आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। बहरा अरब में मौजूद समंदरी तूफान हाइपर जॉय एक शदीद साइक्लोन में तब्दील हो गया है और साहिली इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। इम्कान जाहिर किया गया है कि अगले कुछ घंटों में यह तूफान पाकिस्तान के इलाके केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान के इलाके से गुजरेगा, जिसकी वजह से साहिली इलाकों से ऊंची लहरें टकराने का खदशा है। कराची का दर्जा हरारत ज्यादा हो सकता है। सिंध के दीगर इलाकों में भी शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश हो सकती है। याद रहे कि मौसमियाती तब्दीलियों के जेर असर गुज़िश्ता साल मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब से डूब गया था। हजारों कीमती जानों के अलावा 30 अरब डॉलर का मुआशी नुकसान हुआ। मई में सिंध के इलाकों में हीट वेव्स और जालाबारी हुई। 2 दिन पहले जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब के इलाके तूफानी हवाओं और शदीद बारिश की जद में आए। मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। 30 के करीब हलाकतें हुईं। तवातुर से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। हालांकि माहौल को ख़राब करने में पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं, लेकिन नुकसान उठाने वालों में पहली सफ में खड़ा है। समंदरी तूफान के पेश नज़र आज वज़ीर आला सिंध ने 80,000 के करीब जो लोगों का इनखला होना है उन मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जिसके लिए कल शाम 6 बजे तक की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। ये सब कैसे होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध इत्तलात शर्जील इनाम मेमन साहब। उनसे ज़रा ये भी बात करेंगे और कुछ जो कराची के अंदर लोकल बॉडीज़ में हो रहा है, जो माहौल बना हुआ है, कुछ उस पर भी बात करेंगे। और शर्जील इनाम मेमन जो है अभी हाल ही में इराक से भी होके आए हैं। इराक में जो है वो इस दौरे में क्या करके आए, इस पर भी थोड़ी सी बात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ज़रा ये बताइएगा, ये जो इमरजेंसी के इकदाम किए जा रहे हैं शर्जील साहब, क्या होमवर्क है और क्या आपको फेडरल के इंस्टीट्यूशंस की भी हेल्प हासिल है? क्या हो रहा है वहाँ पर कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आदिल साहब। बिल्कुल, ये जैसे ये वार्निंग आई तो सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा इसको सीरियसली इस पूरी सिचुएशन को लिया है और वज़ीर आला साहब पर्सनली एक एक चीज़ को खुद इसका मुआयना भी करें और पार्टी की लीडरशिप जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब वो पर्सनली सारी सिचुएशन को खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो जी पहले ये खदशा थे कराची के लिए कि कराची में जो है जो डायरेक्शन आ रही थी उस तूफ़ान की, अगर आप खुद भी गूगल कर लेंगे तो डायरेक्शन टुवर्ड्स कराची आ रही थी। फिर कहा यह गया कि जी ये एक पॉइंट पे आके डाइवर्ट हो रहा है और डाइवर्ट होकर ये केटी बंदर, ठट्टा, सुजावल, बदीन जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स को हिट कर सकता है। कराची में डेफिनेटली बारिशों की प्रेडिक्शन की गई है और बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ को अगर ये हिट कर सकता है तो वहाँ पे भी आज चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली गए हैं। उन्होंने इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का ना सिर्फ फ़िज़ाई दौरा किया लेकिन वहाँ पे खुद गए और इसके साथ साथ जो हमारी सिंध रेंजर्स है, पाकिस्तान आर्मी है और नेवी के जो हमारे इदारे हैं उनके तमाम लोग आज उनके साथ उस मीटिंग में डीजी रेंजर्स पर्सनल भी मौजूद थे और जीओसी हैदराबाद भी मौजूद थे। तो ये सब वहाँ पे मिलकर जो है वफाकी हुकूमत की तरफ से जो हमारे पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और वो और यहाँ से सिंध गवर्नमेंट की पूरी मुझे ये बताइएगा कि ये अच्छा अब मुझे ये बताइएगा ये जो अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, जाहिर है एक तो ये केटी बंदर वाले एरिया की सारी उस बेल्ट ने मुतासर होना है, आप कह रहे हैं उसके लिए जो है वो जायजा भी लिया, इकदाम भी हैं। अब ये जो अर्बन फ्लडिंग हो जाएगी वो उससे बचने के लिए, महफूज रहने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं आपकी हुकूमत की तरफ से? जो कोस्टल बेल्ट है यहाँ पे जो लोग जो बिल्कुल एरिया डायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है उन सब लोगों उनमें से काफ़ी लोगों को वहाँ से मूव किया गया, सेफ जगहों पे पहुँचाया गया है, जिनमें गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट की इमारतें हैं, उनमें लोगों को मूव किया गया है। लेकिन काफ़ी लोग अभी तक मौजूद हैं जो कि वो अभी नहीं निकल रहे। तो ज़्यादा डेफिनेटली सिचुएशन को देखते देखते उनको भी वार्न भी किया जाएगा और अगर ज़बरदस्ती नहीं निकलेंगे तो ज़बरदस्ती भी गवर्नमेंट को करनी पड़ी तो गवर्नमेंट करेगी। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तमाम लोगों से अपील ये है कि जो आपको गवर्नमेंट के वहाँ पे कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स जो आपको आके मशवरा दे रहे हैं, बराए मेहरबानी उनकी बात को सीरियस लें और जगहें छोड़ें। आपको पता है कि इस तरह की पोजीशन में लोग अपने घरों को खाली करना वैसे भी बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। मैं किसी को ब्लेम नहीं ठहराऊंगा कि लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है अपना घर खाली करना या छोड़ना। शर्जील साहब, आप लोगों की क्या असेसमेंट है कि एग्जैक्ट वो कौन से इलाके हैं जिसको ये हिट करेगा? क्या बताया जा रहा है मेट डिपार्टमेंट? और सूरत चेंज होती जाती है, घंटे घंटे में जो है ना ये सिचुएशन चेंज होती है। तो हम मेट डिपार्टमेंट से बिल्कुल कांटेक्ट में। पहले जो हिट कर रहा था, जो पहले वार्निंग थी वो कराची को थी,
लेकिन जो फिर कल तक आई है खबर कि जी कराची से कि एक पॉइंट में, वैसे अभी तक डायरेक्शन आपको नजर आएगा, अगर आप देखेंगे गूगल में तो कराची नजर आ रहा है, कराची में हिट कर रहा है, लेकिन अभी ये प्रेडिक्शन मेट डिपार्टमेंट की ये है कि यहाँ से ये डाइवर्ट करेगा, यहाँ से हवा का रुख जो चेंज होगा, अब वहाँ जब डाइवर्ट कर रहा है तो वो हमारे सिंध के कोस्टल एरियाज उनको हिट कर रहा है। तो अभी तक ये है, लेकिन उसमें भी बारिश की भी है, उसमें दो है। पहले कुछ लोग कह रहे थे जी कि 300 मिलीमीटर बारिश पड़ सकती है ठट्टा सुजावल बदीन डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन फिर आज जो लेटेस्ट आई कि भाई कोई 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। तो खैर ये सिचुएशन टाइम बाय टाइम आदिल साहब चेंज होती जाती है, चेंज हो रही है। हम लोग कॉन्टेक्ट में जिस तरह की सिचुएशन होगी इसमें आप चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है अकॉर्डिंगली रिस्पांस दिया जाएगा। मुझे ये बताएं कि बिल बोर्ड्स के वाकयात गिरने के बहुत होते हैं, ये हम देखते हैं शहरों में भी और दीगर इलाकों में। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने तो कब से कहा था इनको हटाएं, आज हमने देखा है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने आज इमरजेंसी में बिल बोर्ड्स हटाने के ऑर्डर्स जारी हुए हैं, तो ये अमल दरामद पहले ही कर लेते तो आज अभी इमरजेंसी में ना करना पड़ता आपको ये काम। नहीं देखिए जी, खुदा न खास्ता अभी इसकी कोई इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन कमिश्नर आज सीएम साहब ने एक मीटिंग की जिसमें चीफ सेक्रेटरी थे, कमिश्नर साहब मौजूद थे, और उन सबको ये कहा गया कि पहले भी आज चीफ सेक्रेटरी ने उनसे पहले भी कह दिया था, लेकिन फिर ये कहा गया कि जितने भी इस तरह के बोर्ड हटा दिए जाएं, क्योंकि वो भी हवा की वजह से हटाए जा रहे हैं। अगर हवा तेज चलती है तो खुदा न खास्ता इस तरह के नुकसान हो सकते हैं। उसके बाद जो 70 बिल्डिंग ऐसी थी जिसको बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पॉइंट आउट किया कि जो बिल्डिंग जो है उनकी हालत ख़राब है, उन लोगों को भी इवैक्यूएट करने के लिए कहा गया कि उन 70 बिल्डिंग्स में से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। उसमें मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ आज 4:30 बजे उनकी मीटिंग थी, तो उन्होंने सबको कहा कि जी उन सब लोगों को सेफली उन बिल्डिंग से हटाया जाए ताकि खुदा न खास्ता कोई इस तरह का हादसा ना हो। तो मैं बता दूं कि जी चीफ मिनिस्टर साहब और पूरी कैबिनेट और तमाम MPs MNAs जो हैं वो सारे अपने अपने इलाकों में इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर विजिलेंट है, और उसमें पाक फौज, नेवी, सब इदारे जो हैं, रेंजर्स, सब एक पेज पर हैं। राइट, अब जरा सियासी बात कर लेते हैं। कराची की जो मेयरशिप का इंतखाब है वो 15 तारीख को होना है। 30 जो PTI के UC चेयरमैन हैं उन्होंने इसमें हिस्सा ना लेने का ऐलान किया है। जमात इस्लामी डायरेक्ट पीपल्स पार्टी के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगा रही है। क्या मैंडेट चुराने के लिए आप लोगों ने कुछ किया है उनको? देखिए जी, मैंडेट चोरी की बात यह है कि अगर हम जमात इस्लामी के लोग तोड़ें या हमने कोई किसी PTI को मेंबर तोड़ा है, इशू ये है कि हमारे पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सेकंड नंबर पर जमात इस्लामी, थर्ड नंबर पे PTI है। लेकिन अगर PTI के मेंबर्स जमात इस्लामी को वोट नहीं देना चाह रहे, और मैंने आज वो वीडियोस देखी हैं, उसमें वो कह रहे हैं जी हमारे ऊपर FIR काटी हुई हैं जमात इस्लामी ने हमारे खिलाफ, और हमने जमात इस्लामी को काफ़ी दफ़ा कहा कि उन FIRs को वापस लें। जमात इस्लामी ने वो FIRs वापस नहीं ली हैं, और जमात इस्लामी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये धांधली की है PTI के लोगों ने, और वो जमात इस्लामी का मैंडेट चोरी किया। एनीवे वो धांधली जमात इस्लामी, लेकिन वो उनको पार्टी की तो हिदायत है ना, और वो उनकी FIR में परेशान हो गए, जो आप लोगों के साथ भी तो काफ़ी अरसे से उनके इख्तलाफात चलते आ रहे थे, वो एकदम जो है वो। साहब आपकी बात ठीक है, अगर पार्टी की हिदायत के बावजूद आपको पता है कि इस वक्त इमरान खान की और PTI की हालत क्या है, आपको खुद भी पता है ना कि PTI में इस वक्त बहुत ज़्यादा अफरा तफरी पाई जाती है। आधे से ज़्यादा PTI के लोग जो हैं वो इमरान खान के 9 मई वाली चीज़ से PTI से किनारा कशी कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जब यहाँ पे ना सिंध का सदर मौजूद है जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो खुद जो है इस वक्त जो है वो, तो बेसिकली पार्टी कमजोर होने से आपको फायदा हो गया इसमें नेचुरली, क्योंकि आप तो बहुत पहले से ये उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि हम जो है वो बना लेंगे अपना मेयर। मैंने अभी भी कहता हूँ भले वो लोग आए, हमें कोई वो एतराज नहीं है। इशू ये है कि उन लोगों ने ये कह दिया कि जी हमारे ऊपर FIR काटी हुई जमात इस्लामी ने, जब तक जमात इस्लामी वो FIR वापस नहीं लेती तब तक हम लोग जो है किसी भी सूरत में जमात इस्लामी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जी PTI का कोई कैंडिडेट होता तो हम पे ये लाजिम था कि हम अपनी पार्टी की पॉलिसी पे अमल करें, लेकिन अगर PTI जो है वो सपोर्ट करे जमात इस्लामी की, तो वो लोग वो उन्होंने कहा कि ना हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे ना हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। तो अगर कोई PTI का कोई रुकन जो ना पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा है ना जमात इस्लामी को वोट दे रहा है, इसका मतलब उसने अपनी इंडिपेंडेंट राय रखी है। तो फिर नेचुरली आपका बन जाएगा ना, अगर वो डिफेक्शन क्लॉज से बचने के लिए कर रहे होंगे ना ऐसा, क्योंकि जमात इस्लामी ने कहा हम उनके खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। आदिल साहब डिफेक्शन क्लॉज तो तब कहते हैं, लॉ ये कहता है अगर PTI का कोई वोट डाले उम्मीदवार नहीं, अगर PTI का उम्मीदवार खुद खड़ा हुआ है और उसको अगर वोट ना दे तो वो आता है डिफेक्शन क्लॉज में। अगर PTI की तरफ से कोई मेंबर ही इन्होंने नहीं खड़ा किया तो डिफेक्शन क्लॉज में बाय लॉ अच्छा, वो आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी की हिमायत के लिए खड़े हो रहे हैं, अगर वो उनकी पार्टी से कोई नहीं खड़ा हो रहा, किसी और पार्टी के लिए वो सपोर्ट में खड़े हो ना खड़े हो, कोई डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगनी उन पे, फिर वो जिधर दिल चाहे दे दें। वो ये कानून जो है वो यही कहता है। और दूसरी बात ये कि ये क्लॉज नहीं लगती है कि ये जो मैंने एक एक्सक्यूज ये आपको बताया, दूसरा ये कि ये पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दे रहे, किसी को वोट नहीं दे रहे।
अच्छी सियासत है वैसे, अगर आपने यहाँ तक गेम ले आए। ये आपकी राय है, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है जी कि बिल्कुल जमात इस्लामी को अपनी मेहनत करनी चाहिए थी। पीपुल्स पार्टी ने अपनी मेहनत की, पीपुल्स पार्टी को मैंडेट क्लियर है। जमात इस्लामी का जितना भी मैंडेट है ये एमक्यूएम के बायकॉट की वजह से, एमक्यूएम के बायकॉट के अलावा नहीं। अगर जमात इस्लामी का ये जेन्युइन मैंडेट होता तो फिर ये हैदराबाद में सिर्फ एक सीट क्यों मिली? अगर जमात इस्लामी इतनी वाकई अचानक आप पॉपुलर हुई, जिसने पिछले 15-20 साल में कुछ भी नहीं किया पूरे पाकिस्तान की सियासत में, तो अचानक उनको इस तरह की क्यों ओवरवेलमिंग? शर्जील साहब मुझे जरा ये बताएं, ये चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब आ रहे हैं? मुझे इसका इल्म नहीं है जी, मैं आपको कोई गलत आप लोग चाहते हैं कि वो आए? मेरे ख्याल से बेहतर शख्स हैं, अच्छे शख्स हैं। ज़का अशरफ साहब पहले रह भी चुके हैं और उनके टेन्योर में पीसीबी ने अच्छा काम किया और अच्छी रेपुटेशन रखते हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, अच्छा उनका शौक, मतलब पहले भी उसको क्रिकेट से वो अच्छा लगाव रखते हैं, तो उनको नॉलेज भी अच्छी है पीसीबी की। ओके, आप अभी इराक भी गए हुए थे बिलावल भुट्टो साहब के साथ, तो क्या रहा उस दौरे में? क्या दोनों ममालिक के दरमियान कोई बड़ी डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं? तो ये एक तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी, हम हमारे लिए बहुत बड़ी ये थी कि जी हम लोग ज़ियारतों पे गए थे, हमें ज़ियारत नसीब हुई। जो एज ए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब जो गए, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि जो है वो इराक के जहाँ पे ज़ायरीन यहाँ से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की कॉन्सुलेट खुल रही हैं। यहाँ पे कराची में कॉन्सुलेट खुलने की बातें हो रही हैं इराक की जानिब से। फिर जो है नजफ़ में कॉन्सुलेट खुल रही है और करबला में जो है वो बाकायदा फॉरेन ऑफिस का अमला वहाँ बैठेगा पाकिस्तान का, जो वहाँ पे जो भी ज़ायरीन के इशूज़ हैं, ज़ायरीन की वीज़ा के इशूज़ हैं, उन पे बाकायदा हमको वहाँ पे मुआवनत मिलेगी। और वैसे जो ज़ायरीन की फ़ीस के इशू पे चेयरमैन साहब ने बात की है, तो उसके साथ साथ कि पाकिस्तान और इराक के एक बिज़नेस काउंसिल की जॉइंटली उस पर पेशरफ्त हुई। और जो हमने जो काउंसलेट की बात की और जो वीज़ाज़ के इशूज़ थे, जो और इशूज़ थे, उस पर फिर जो है इराक की पार्टी उसको मंजूर भी किया। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान से लाखों की तादाद में हमारे ज़ायरीन भाई और बहनें जाते हैं इराक, जिनको मसले होते हैं, उसके लिए आज दिन तक कोई भी उन मैटर को रिजॉल्व नहीं कर सका, जो कि हमारे यंग एनर्जेटिक फॉरेन मिनिस्टर मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो 75 साल में काम नहीं हुआ वो करके दिखा दिया। शर्जील साहब, इलेक्शन की बात हो रही है, ज़रदारी साहब कहते हैं इलेक्शन जब मैं चाहूँगा तब करवाऊँगा, इससे क्या मुराद है? देखिए जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सियासत में आज भी मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को समझा जाता है कि वो गेम चेंजर हैं। वो पाकिस्तान में सब कुछ जोड़ने की सियासत करते हैं, वो पाकिस्तान में हमआहंगी की सियासत करते हैं, वो रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं। ज़रदारी साहब ने हमेशा पाकिस्तान में एक समझदारी और पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात की। यही ज़रदारी साहब थे जब उन्होंने वो सब्र की भी तलकीन की है। उन्होंने कहा है कि सब्र करें, सब्र का फल बहुत मीठा मिलेगा, कारकुनों को कहा है। तो ये फल इसी साल मिलेगा या अगले साल मिलेगा? इंशाअल्लाह इसी साल मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने असेंबली में बैठकर कहा था पीटीआई के लोगों को कि जो आप लोग कर रहे हैं हम लोग तो सह जाएंगे, हम तो सहते रहेंगे, लेकिन आप लोग नहीं सह सकोगे, आप लोगों में ताकत नहीं। उस वक्त लोगों ने बड़ा इसका मजाक उड़ाया था कि ज़रदारी साहब क्या कह रहे हैं। चार मतलब एक छोटी सी एक ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, इमरान खान को पूरी दुनिया की सपोर्ट है, जो दुनिया की सपोर्ट जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि जी बस इमरान खान एक बहुत मजबूत तरीन आदमी है, इमरान खान को क्या होगा। सबने मजाक उड़ाया था ज़रदारी साहब के उस बयान का। आपने आज देखा कि ज़रदारी साहब की बात कितनी ठीक साबित हुई, कितनी सही साबित हुई। उन्होंने इमरान खान को भी कहा कि जी आप मईशत पे आके हमसे बातचीत करें, आप बैठ के इस मुल्क के हालात पे मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के। वो तो अब वक्त गुजर गया, वो तो बात बहुत आगे चली गई। अब इन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की वाकई ऑफर की थी ईवान की असेंबली के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि जब वो कहते हैं कि जब मैं चाहूंगा तब होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो कह रही है अपने टाइम पे होंगे, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा, जब ज़रदारी साहब कहते हैं जब मैं चाहूंगा तब होंगे, इससे क्या मुराद? जी इनका मकसद यही है कि पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान में, सियासत एक मैं रिफ्रेश करता हूं, अगर ज़रदारी साहब आगे भी कराना चाहें तो इलेक्शन आगे हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? मैं नहीं समझ, मैं कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी पहले दिन से इलेक्शन टाइम पर चाहती है। पीपुल्स पार्टी को इलेक्शन में कोई मसला है, उनका कतन मकसद ये नहीं है कि वो इलेक्शन को ज़रदारी साहब या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आगे करना चाह रही है। उनका मकसद यही है कि जी जो पैगाम देना चाह रहे हैं कि जी पॉलिटिक्स आज भी उनके गिर्द इंशाअल्लाह ताला घूम रही है, और वो पॉलिटिक्स में अच्छे तरीके से लोगों को जोड़ने के माहिर मशहूर हैं, वो लोगों को अकोमोडेट करने के माहिर मशहूर हैं,
वो लोगों को अपने साथ लेकर चलने के माहिर मशहूर हैं। और ये मैं समझता हूँ कि उस मुल्क की कामयाबी है, इस हमारे मुल्क की कामयाबी है कि आदिल साहब के हमारे मुल्क में ऐसे भी लीडरान हैं जो लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मुल्क में मजीद जो है वो खलशें हों, और वो हमेशा उन्होंने लोगों को माफ किया है। ज़रदारी साहब ने, उन्होंने रिकंसिलेशन की जब बात की, जो मोहतरमा शहीद साहबा कहती थी, ये एक पॉलिटिकल विजन जो जरदारी साहब का है, तो मैं समझता हूं कि ये कम लोगों में इस तरह का पॉलिटिकल। बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब, सिंध के वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और जो इस वक्त एक चैलेंज है साहिली पट्टी को, उसके ऊपर बात कर रहे थे। तूफ़ान के पेश नज़र क्या सूरत हाल, क्या स्टेप्स लिए गए हैं। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।